क्या आपने कभी सोचा है जब आपकी किस्मत का दरवाजा हर तरफ से बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे जिंदगी में हर तरफ से ठोकर मिली। पैसे की कमी के कारण अपने बच्चे के साथ उसे रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में रात तक गुजारनी पड़ी। यह कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने कभी हार नहीं मानी। यह कहानी है क्रिस गार्डनर की, जिसने खुशी ढूंढने के लिए अपनी जान तक लगा दी। कहानी शुरू होती है 1981 के सैन फ्रांसिस्को में। क्रिस गार्डनर अपनी पत्नी लिंडा और बेटा क्रिस्टोफर के साथ किराए के मकान में रहता है। क्रिस अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर बहुत सारी पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर मशीन खरीदता है। उसे लगता है कि हॉस्पिटल में ये सारी मशीनें आराम से बिक जाएंगी, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महंगे होने की वजह से उसका मशीन ना के बराबर बिक रहा था। क्रिस को अपना घर चलाने के लिए कम से कम 2 मशीनें हर महीने बेचना जरूरी था। क्रिस ने 2 महीनों से अपना घर का किराया तक नहीं दिया था। लिंडा घर चलाने के लिए 2-2 शिफ्ट में काम किया करती थी। घर चलाने की जिम्मेदारी लिंडा के कंधों पर ही थी। अब लिंडा को लगने लगा था कि क्रिस से शादी करके उसकी लाइफ खत्म हो गई है। उसे लगता है क्रिस अपनी जिंदगी में अब कुछ नहीं कर सकता है। पैसों की वजह से लिंडा और क्रिस में हमेशा अनबन होती रहती है। लिंडा कहती है टैक्स ना भरने की वजह से उनको नोटिस आ चुका है। क्रिस बात को घुमाने लगता है। क्रिस हर रोज मशीन लेकर सुबह सुबह घर से निकलता है और शाम को उसी मशीन के साथ वापस घर लौट आता है। उसके हाथ में मशीन देखकर लिंडा चिढ़ जाती है और पूछती है आज भी मशीन नहीं बिका? क्रिस चुपचाप कमरे में चला जाता है। रात को खाना खाने के बाद वो रूबिक क्यूब सॉल्व कर रहा होता है, जो उस जमाने के लिए नया चीज था। लिंडा कहती है क्या तुमने टैक्स भरा? क्रिस कहता है अगले महीने भर दूंगा। अगली सुबह क्रिस अपने बेटे को डे केयर छोड़ने जाता है। जब बाहर आता है तो नो पार्किंग में कार पार्क होने की वजह से उसके कार को टो कर लिया जाता है। वह पैदल ही अपना मशीन लेकर जाने लगता है। तभी एक बिल्डिंग के बाहर उसके सामने लाल रंग की फरारी आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरता है, जिसे देखकर क्रिस उससे पूछता है मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं? वह आदमी उस बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैं यहाँ एक स्टॉक ब्रोकर का काम करता हूँ। क्रिस पूछता है इसके लिए तो कॉलेज डिग्री की जरूरत होती होगी। आदमी कहता है ऐसा नहीं है, यहाँ काम करने के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल और गुड विथ नंबर्स होना चाहिए। उसे भी स्टॉक ब्रोकर बनने का ख्याल आता है। वह ये बात लिंडा को बताता है कि वो एक स्टॉक ब्रोकर बनना चाहता है। लिंडा कहती है कि क्यों ना तुम एक एस्ट्रोनॉट ही बन जाओ। उसे ताना मारकर वहां से चली जाती है। क्रिस को लिंडा की बात बहुत चुभती है। अगली सुबह वह घर से अपना मशीन लेकर निकलता है। डीन वीटर, जो उस स्टॉक ब्रोकर कंपनी का नाम है, के ऑफिस के सामने अपना मशीन एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास रखकर ऑफिस में फॉर्म लेने चला जाता है। एचआर उसे फॉर्म देकर समझा रहा होता है। तभी वो देखता है जिस स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास उसने अपना मशीन छोड़ा था वो लड़की उसका मशीन लेकर भाग रही है। वह बिना एचआर की बात सुने फॉर्म लेकर वहां से भाग जाता है और उस लड़की का पीछा करने लगता है। लड़की भागकर मेट्रो में चढ़ जाती है। अगले दिन क्रिस फॉर्म भरकर एचआर हेड जे को देता है। जब वहां से निकलकर क्रिस बस में चढ़ता है तो उस लड़की को मशीन के साथ देखता है। उससे अपना मशीन छीनता है और कहता है उसके लिए एक मशीन खोने का मतलब है 2 हफ्तों का राशन पानी खोना। आज सुबह क्रिस एक मशीन के साथ घर से निकला था और 2 के साथ वापस आया। यह देखकर लिंडा और निराश हो जाती है। अगली सुबह वह वापस जे से मिलने जाता है। जे कहीं टैक्सी में जा रहा था। क्रिस जे से कहता है वो भी उसी तरफ जा रहा है। क्रिस जे के साथ टैक्सी में बैठकर जाता है। क्रिस अपने जॉब के बारे में जे से बात करना चाहता है, लेकिन जे रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने में लगा होता है। क्रिस उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। जे कहता है ये इम्पॉसिबल है। क्रिस रूबिक क्यूब सॉल्व कर देता है और जे का घर आ चुका होता है। जे टैक्सी से निकलकर अपने घर चला जाता है, यानी कि अब जे का किराया भी क्रिस को ही देना है। क्रिस थोड़ी दूर जाने के बाद टैक्सी रोकने के लिए कहता है और उतरकर भागने लगता है। टैक्सी ड्राइवर काफी दूर तक उसका पीछा करता है। क्रिस भागकर मेट्रो में चढ़ जाता है, लेकिन उसका मशीन दरवाजे में अटक जाता है और प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। वह लिंडा को कॉल करता है और माफी मांगता है क्योंकि वो आज क्रिस्टोफर को डे केयर से पिक नहीं कर पाया। लिंडा बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि उसकी वजह से उसे आज एक शिफ्ट छोड़नी पड़ी और वो घर छोड़कर जा रही है। क्रिस दौड़कर घर पहुंचता है। तब तक लिंडा जा चुकी थी क्रिस्टोफर को लेकर। तभी मकान मालिक उसके दरवाजे पर नॉक करता है। क्रिस जब दरवाजा खोलता है तो मकान मालिक कहता है तुमने 2 महीने से किराया नहीं भरा है, तुम मकान खाली करो, मुझे अपने घर को पेंट करवाना है। क्रिस कुछ दिनों की मोहलत मांगता है और कहता है कि मैं आपका मकान पेंट कर दूंगा। मकान मालिक मान जाता है और क्रिस को 1 वीक का टाइम देता है। तभी क्रिस के घर का फोन रिंग होता है। वह फोन जे का होता है। जे उसे अपनी सेक्रेटरी का नंबर लिखने के लिए कहता है। वो पेन पेपर ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे पेन नहीं मिलता। वह नंबर बार बार बोलते हुए पास की दुकान पर जाता है और नंबर नोट करता है। अगली सुबह वह क्रिस्टोफर के स्कूल जाता है, जहां वो लिंडा से मिलता है। लिंडा उससे पीछा छुड़ाकर वहां से भागना चाहती है, लेकिन क्रिस कहता है तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन क्रिस्टोफर मेरे साथ ही रहेगा। शाम को क्रिस अपने बेटे को घर ले आता है। खाना खाने के बाद घर को पेंट करने लगता है। तभी उसके दरवाजे पर पुलिस आ जाती है क्योंकि उसने नो पार्किंग का फाइन नहीं भरा था। पुलिस क्रिस को अपने साथ ले जाती है। उसी हालत में वह पुलिस स्टेशन में जाकर अपना फाइन भरता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है इसे वेरीफाई कल सुबह 9:30 बजे को किया जाएगा, तब तक उसे यहीं रहना होगा। क्रिस कहता है कि उसका इंटरव्यू कल सुबह 10:15 बजे है, लेकिन ऑफिसर कहता है वो रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता। क्रिस लिंडा को कॉल करके कहता है कि वो पुलिस स्टेशन में है और तब तक लिंडा क्रिस्टोफर का ध्यान रखे। अगली सुबह क्रिस पेंट लगे हुए कपड़ों में ही इंटरव्यू देने पहुंच जाता है और वेटिंग एरिया में अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है।
क्रिस इतना नर्वस है कि 2 बार उसका नाम पुकारे जाने पर भी सीट से नहीं उठता। फिर वो इंटरव्यू के लिए केबिन में जाता है। क्रिस को इन कपड़ों में देखकर पैनलिस्ट चौंक जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ पूछते, क्रिस कहता है, मैं पिछले आधे घंटे से कोई कहानी सोच रहा हूँ कि आपको बता सकूं मैं इन कपड़ों में यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन यकीन मानिए मैं कोई भी कहानी नहीं सोच पाया। सच्चाई ये है कि मैंने नो पार्किंग का टिकट नहीं भरा, जिस वजह से मुझे अरेस्ट किया गया था। मैं रात को पुलिस स्टेशन में ही था। पैनलिस्ट पूछते हैं, जब पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया तुम क्या कर रहे थे? क्रिस कहता है, मैं अपना अपार्टमेंट पेंट कर रहा था। सब क्रिस की बातें सुनकर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि कोई पार्किंग टिकट की वजह से भी जेल जा सकता है। उनके लिए यह एक मामूली बात है। क्रिस सिर्फ 12वीं पास है, वो अपनी क्लास में टॉप किया था। इंटरव्यूअर पूछता है, हमारी क्लास में कितने बच्चे थे? क्रिस कहता है 12 बच्चों में टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए सब क्रिस पर फिर से हंसते हैं। क्रिस कहता है, सर अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं और मुझे उसका आंसर नहीं पता तो मैं आपको साफ साफ बता दूंगा कि मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं उस सवाल का जवाब ढूंढना जानता हूँ और वो मैं ढूंढ कर रहूंगा। मिस्टर मार्टिन क्रिस से पूछता है, अगर कोई आदमी बिना शर्ट पहने इंटरव्यू के लिए आया तो तुम क्या कहोगे? इस पर क्रिस कहता है, उसने बहुत अच्छी पैंट पहनी होगी। क्रिस के इस जवाब से सारे लोग हंसते हैं। क्रिस को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इंटरव्यू के बाद क्रिस जे से कहता है कि जॉब के बारे में वह सोच कर बताएगा, क्योंकि ये 6 महीने की अनपेड इंटर्नशिप है जिसे वो फॉर्म लेते समय स्ट्रीट आर्टिस्ट की वजह से सुन नहीं पाया था। रात को लिंडा क्रिस्टोफर को लेकर घर आती है। क्रिस को बताती है कि उसे एक वेट्रेस की जॉब न्यूयॉर्क में मिली है। क्रिस कहता है क्रिस्टोफर उसी के साथ रहेगा। लिंडा वहां से रोते हुए चली जाती है, ये सोचकर कि क्रिस कैसे उसकी देखभाल करेगा। क्रिस जे को फोन करता है और इंटर्नशिप के लिए कंफर्म कर देता है। एक दिन क्रिस्टोफर कहता है कि वो बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है। क्रिस कहता है कि वो बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर कभी नहीं बन पाएगा। यह सुनकर क्रिस्टोफर उदास हो जाता है। फिर क्रिस उसे कहता है कि किसी को ये मत कहने दो कि तुम क्या बन सकते हो और क्या नहीं, चाहे वो तुम्हारा पिता ही क्यों ना हो। फिर अगले दिन क्रिस के साथ बाकी के 19 लोग जिन्हें इंटर्नशिप के लिए चुना गया था उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनर बताता है, आप लोग में से कोई एक ही जॉब के लिए सिलेक्ट होगा। ट्रेनर कहता है, लास्ट ईयर एक इंटर्न को 96% मार्क्स मिला था, वो फिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मार्क्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, इसलिए आप सभी को 100% के लिए मेहनत करनी होगी। ऑफिस के बाहर क्रिस मिस्टर मार्टिन से मिलता है, लेकिन मिस्टर मार्टिन से बात करते हुए क्रिस की नजर एक भिखारी पर पड़ती है जो क्रिस का वही मशीन लेकर जा रहा था जो स्टेशन पर गिर गया था। क्रिस उसके पीछे दौड़ता है, तभी वो एक कार से टकरा जाता है जिसमें उसका जूता भी खो जाता है। अब क्रिस को बिना जूते के ही ऑफिस जाना पड़ता है। क्रिस का ट्रेनिंग इंचार्ज उसे अपने पर्सनल काम के लिए भी इस्तेमाल करता है, इस वजह से उसके पास अपने काम के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। क्रिस पानी नहीं पीता था ताकि उसे टॉयलेट ना जाना पड़े। वो फोन का रिसीवर बिना रखे ही कॉल लगाना जारी रखता था ताकि उसका टाइम बचे। उसका दिन काफी थका देने वाला था। ऑफिस के बाद वो अपने बेटे को डे केयर से पिक करता था, उसके बाद लंबी दूरी तय करके अपने घर जाता था। अब ट्रेनिंग करते हुए 2 महीना बीत चुका है। क्रिस को अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। अब वो अपने एक सबसे बड़े क्लाइंट को कॉल करता है जो क्रिस को 20 मिनट में अपने ऑफिस में बुलाता है। क्रिस तुरंत अपने ऑफिस से निकलता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसका ट्रेनर उसे अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए कहता है। क्रिस अपने क्लाइंट के यहाँ नहीं जा पाता है। क्रिस अपने मोटल जहाँ वो रह रहा था उसका किराया भी काफी दिनों से नहीं भरा है और मोटल का मालिक भी किराया के लिए क्रिस के पीछे पड़ा है। जिस क्लाइंट के यहाँ क्रिस नहीं पहुंच पाया था वो फुटबॉल मैच देखने जा रहा होता है। इस बात का फायदा उठाकर क्रिस क्रिस्टोफर के साथ वहां जाता है। फुटबॉल मैच के दौरान वो आदमी क्रिस से कहता है, मैं तुमसे काफी इंप्रेस हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। क्रिस की बात यहाँ भी नहीं बनती, लेकिन अपने बेटे को फुटबॉल एंजॉय करते देख उसे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे क्रिस को इनकम टैक्स से एक नोटिस आता है जिसमें लिखा था कि उसने अपना टैक्स जमा नहीं किया है, जिस वजह से डिपार्टमेंट ने उसके अकाउंट से टैक्स का पैसा डिडक्ट कर लिया था। क्रिस के पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था। वो पैसा क्रिस के लिए बहुत जरूरी था। वो डिपार्टमेंट में बात भी करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। क्रिस उदास होकर एक पार्क में बैठा होता है, तभी उसका नजर फिर से उस भिखारी पर जाता है जिसके पास उसका स्कैनर मशीन था। वो उस भिखारी से मशीन छीन लेता है। क्रिस अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाकर मशीन बेचने की कोशिश करता है। एक डॉक्टर मशीन खरीदने के लिए तैयार भी हो जाता है, पर जब क्रिस उस मशीन का डेमो देता है तब वो मशीन काम नहीं करती। वो मशीन खराब हो चुका था। मोटेल पहुंचने पर सबसे बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रहा था। किराया ना भर पाने की वजह से मोटेल के मालिक ने उसका सामान घर से बाहर निकाल दिया था और उसके कमरे में ताला लगा दिया था। अब क्रिस पूरी तरह टूट चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, किससे मदद मांगे। मानो दुनिया की सारी मुसीबत को एक ही आदमी दिख रहा हो, क्रिस। अब वह अपने बेटे को लेकर रेलवे स्टेशन जाता है। मायूस होकर अपने बेटे के साथ बैठा है, तभी अपने बेटे को बताता है कि यह एक टाइम मशीन है, इससे हम डायनासोर के जमाने में जा सकते हैं। यहाँ से जल्दी चलो, हमें छुपना होगा वरना डायनासोर यहाँ आ जाएगा। फिर वह अपने बेटे को लेकर टॉयलेट में चला जाता है। कुछ पेपर्स बिछाकर अपने बेटे को उस पर सुला देता है। कोई आदमी बाहर से दरवाजा खटखटाता है। क्रिस अपना पैर दरवाजा पर लगा देता है, अपने हाथों से अपने बेटे के कान को ढक देता है ताकि वो जग न जाए। क्रिस अपने आप को इतना बेबस और लाचार महसूस करता है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। अगले दिन क्रिस अपने बेटे को लेकर एक चर्च जाता है जहां होमलेस लोगों को रात में रुकने के लिए बेड दिया जाता था, लेकिन इस चर्च में बेड लिमिटेड था और सबको लाइन्स में लगना पड़ता था। जो पहले आता था उसको बेड मिलने का चांस ज्यादा होता था। क्रिस की जिंदगी का ये हिस्सा सबसे ज्यादा संघर्ष भरा था।
वो अपने मशीन को खोल कर देखता है जिसका एक पार्ट टूटा हुआ था, लेकिन उस पार्ट को बदलने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। इस चर्च में क्रिस की तरह और भी कई लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपने संघर्षों से लड़ रहे हैं। अगले दिन डीन विटर में क्रिस का फाइनल एग्जाम है, लेकिन एग्जाम के बाद क्रिस खुश नहीं लग रहा था। बाहर निकलते ही मिस्टर मार्टिन क्रिस को आवाज़ देते हैं, जो टैक्सी का किराया देने के लिए क्रिस से $5 मांगते हैं। वो अपना पर्स भूल कर आ गए थे। क्रिस के पर्स में सिर्फ $7 था। ना चाहते हुए भी क्रिस को पैसा देना पड़ा। आज क्रिस चर्च पहुंचने में लेट हो जाता है। उसे आज बेड नहीं मिलता। आज की रात वो दोनों ट्रेन में ही सो जाते हैं। अगले दिन क्रिस पैसों का इंतजाम करने के लिए अपना ब्लड बेचता है, जिससे कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता है। उन पैसों से क्रिस स्कैनर मशीन का पार्ट खरीदता है और रिपेयर कर एक डॉक्टर को बेच देता है। आज रात चैन से सोने के लिए और अपनी परेशानियों को भुलाने के लिए एक होटल में जाता है ताकि वो चैन की नींद सो सके। अगली सुबह अपने बेटे के साथ क्रिस बीच पर जाता है, सिर्फ 2 पल की सुकून के लिए। आज ही उसके फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। उसका ट्रेनर उसे मिस्टर मार्टिन के कैबिन में आने को कहता है। वह डरते हुए जाता है। मिस्टर मार्टिन आज उसके शर्ट की तारीफ करते हैं। क्रिस कहता है, यस सर, आज मेरे इंटर्नशिप का लास्ट डे है, मैंने सोचा अच्छा शर्ट पहनकर जाया जाए। मिस्टर मार्टिन कहते हैं, तुम कल भी यही शर्ट पहन कर आना, क्योंकि कल तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है। यह सुनकर क्रिस भावुक हो जाता है, उसका दिल भर आता है। मिस्टर मार्टिन पूछते हैं, क्रिस क्या ये आसान था? क्रिस भरे हुए गले से कहता है, नो सर, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। क्रिस जाने लगता है। मिस्टर मार्टिन उसे आवाज़ देकर रोकते हैं और उधार वाले $5 वापस करते हैं। क्रिस थैंक यू कहकर वहां से निकल जाता है। बाहर सड़क पर आकर क्रिस खुशी से रोने लगता है, अपने लिए तालियां बजाता है, अपने आप को शाबाशी देता है और कहता है शायद इसी एहसास को हैप्पीनेस कहते हैं। अगले दृश्य में क्रिस अपने बेटे के साथ सड़क पर जा रहा होता है। तभी उसके बगल से एक आदमी गुजरता है जो रियल क्रिस गार्डनर है, और यह फिल्म उसी आदमी की बायोपिक है। कहानी के अंत में बताया जाता है कि क्रिस गार्डनर एक कामयाब बिजनेसमैन बना, $multi-million की कंपनी बनाई, और शायद इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि वक्त की गर्दिशों का गम न करे मुसाफिर, अंधेरी रातों के बाद ही सवेरा मुस्कुराता है, खुद पर यकीन रख और पसीना बहाता चल, क्योंकि खुदा भी उन्हीं का होता है जो खुद को आजमाता है।